हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि मैं बात करना चाहता हूँ कॉमन मैन इश्यूज़ के ऊपर कि आज के दिन में जो सबसे ज़रूरी जो मुद्दा है वो है आम आदमी के इश्यूज़। तो आम आदमी के जो इश्यूज़ होते हैं उसके बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आम आदमी के जो इश्यूज़ होते हैं उसको एड्रेस कौन करता है, इसका भी जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। तो एक कंसेप्ट होता है किसी भी गवर्निंग सिस्टम में, किसी भी इकॉनमी में, और कोई एक सिस्टम को हमने अडॉप्ट करना होता है और फिर जब हम वो सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं तो उस सिस्टम से सारी गवर्नेंस जो है होती है। तो हम सब जानते हैं कि जब हमारे मुल्क ने ब्रिटिश एरा से, ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस ली तो उस वक्त जो हमारे मुल्क की जो कंडीशन थी, हमारे लोगों की जो कंडीशन थी, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशल, वो बहुत ही एक बुरी दशा में थी। वो बड़ी बैड कंडीशन थी और सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लोगों के सामने था उस वक़्त वो यही था कि हम ये हमारे लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कि हम कौन सा सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करें जिससे हमारे जो लोग हैं जिन्होंने इतनी मुसीबत जो है वो झेली ब्रिटिश रूल के टाइम में, और हमारे लीडर्स जो थे उस वक़्त, जो हमारे फ्रीडम जो स्ट्रगलर थे जिन्होंने स्ट्रगल की, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह जी और बहुत सारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने स्ट्रगल की इंडिपेंडेंस जो है वो दिलवाने में। और एक नॉन वायलेंस जो डॉक्ट्रिन थी महात्मा गांधी जी ने जो प्रपोंड की थी, उस ट्रैक पे चलते हुए, उस पाथ पे चलते हुए जो है वो ब्रिटिशर्स से हमने इंडिपेंडेंस जो है वो ली। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब इशू ये था कि हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करें। फिर हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई, उसका गठन हुआ और उसमें डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी जो उस कमेटी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, उनकी देख रेख में
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना। और 1950 में 26 जनवरी 1950 में इस संविधान की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की, जो एक बहुत ही सैक्रोसैंक्ट सैक्रेड एक डॉक्यूमेंट था, जो बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत डेलिब्रेशंस करने के बाद, बहुत डिबेट्स करने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, ताकि हमारे जो मुल्क है, जो कंट्री है, उसकी गवर्नेंस जो है इस डॉक्यूमेंट, जिसको ग्रैंड नाम भी कहा जाता है, सबसे बड़ा कानून मुल्क का इसको कहा जाता है। बाकी सब इसके नीचे हैं, बाकी के सभी कानून। तो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया कि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी, एक मिक्स्ड टाइप की इकॉनमी होगी, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा और जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे पे चेक रखें। तो ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया और हमारी गवर्नेंस जो है वो शुरू हुई 1950 में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। और हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और एक बहुत ही बेहतरीन दिमाग के वो व्यक्ति थे, जीनियस थे। हम सब जानते हैं कि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो बुक्स लिखी, और उनकी जो पंडित नेहरू की जो सबसे बड़ी जो बात थी कि वो डाउन टू अर्थ थे, एक बहुत अमीर होने के बावजूद वो बड़े डाउन टू अर्थ थे, उनको कोई घमंड नहीं था। उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए, इस मुल्क को बनाने के लिए नौशावर की। तो हम उनका ये एहसान कभी भूल नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी गांधीयन फिलॉसफी को वो फॉलो करते थे, और हम सब जानते हैं कि जो लोग गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन जो उनको व्यक्तियों में हम उनको, पर्सनैलिटीज़ में हम उनको रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गांधीयन जो थिंकर्स हैं, इस थिंकिंग के जो लोग हैं, वो वायलेंस जो होती है उसमें बिल्कुल भी वो विश्वास नहीं रखते, और हर कोई अपना काम जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ वायलेंस को सामने रखते हुए, नॉन वायलेंस को सामने रखते हुए, नॉन वायलेंट तरीके से वो अपनी जो काम काज जो हैं, अगर प्रोटेस्ट भी करना पड़े उनको, तो वो नॉन वायलेंट तरीके से होता है उनका। तो ये एक बहुत बड़ी एक पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक था एक गांधीयन किसी भी गांधीयन जो फॉलोअर हैं, जो गांधीयन हमारी फिलॉसफी थी। तो ये मुल्क जो है नॉन वायलेंस के ट्रैक पे चलकर इसने आज़ादी हासिल की और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस हमें मिली, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
मॉडर्न इंडिया की नींव डाली, साइंटिफिक टेम्पर की नींव डाली उन्होंने। क्योंकि अगर हम सुपरस्टिशन में रहते तो शायद जितनी तरक्की आज हमने की है वो कभी ना कर पाते। तो ये एक साइंटिफिक टेम्पर की फाउंडेशन थी पंडित नेहरू के द्वारा, जिसने इन लोगों को, इस मुल्क के लोगों को एक राइट जो ट्रैक है वो दिया और कोशिश की। एक अपहिल टास्क है ये, था ये नेहरू जी के लिए, लेकिन और उनकी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर की नींव डाली और मुल्क को आगे बढ़ाया, मॉडर्न इंडिया की नींव डाली। बहुत सी ऐसी प्रोजेक्ट्स दिए इंडिया को जिसकी वजह से आज हमारा मुल्क जो है एक प्रोग्रेसिव एक उसमें कैटेगरी में पहुंच गया। और ये सिलसिला चलता रहा 2010 तक। 2010 के बाद हमने देखा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई तो हमारे सारे सिस्टम जो है वो रिवर्स होने शुरू हो गए। तो जो पहले था वो कॉमन मैन जो इश्यूज हैं, गवर्नमेंट्स जो थी उनके ऊपर फोकस करती थी, क्योंकि हमारे जो संविधान का जो 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 कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट था जो हमारा, वो था वेलफेयर स्टेट का। और आज अगर हम कंपैरेटिवली अगर आज हम देखें तो हमने देखा है कि आज के दिन में एक इंटेंसिव एक्सटेंसिव जो है, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हुई है, कुछ लोगों के हाथों में सारी नेशन की जो वेल्थ है वो चली गई है। और जो आम आदमी के इश्यूज थे वो बिल्कुल ही ओवरलुक किए गए। और हमने पहले देखा कि जो मीडिया था एक इफेक्टिवली जो है वो काम कर रहा था, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता था, वो पब्लिक के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे उनको वो सामने लाता था, गवर्नमेंट के सामने लाता था, पब्लिक के सामने लाता था, ताकि ओपिनियन बने और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता था और लोगों को बताया जाता था और लोग एक ओपिनियन फॉर्म करते थे। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2010 के बाद, तो हमने देखा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे सिस्टम में होना बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, इंफॉर्मेशन हमारी ब्लॉक हो गई, मीडिया जो है वो सबमिट कर गया गवर्नमेंट को, और उसने, जिसको हम कहते हैं कि ये गोदी मीडिया बन गया, इट फेल इनटू द लैप ऑफ द डिस्पेंसेशन। तो उससे क्या हुआ, आम आदमी के जो इश्यूज थे वो सब क्लाउडेड हो गए, उन पे ब्लैकआउट हो गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी या आ रही है कॉमन लोगों को, आम आदमी को, कि हमारे इश्यूज जो हैं वो कहाँ गायब हो गए हैं। और आम आदमी के इश्यूज क्या हैं? गवर्नमेंट हम किस लिए बनाते हैं? गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है, लोग गवर्नमेंट क्यों चुनते हैं? गवर्नमेंट इसलिए चुनते हैं कि वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे और उनके वेलफेयर को वो देखे, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंट्री की प्रोग्रेस, ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री की,
वो देखे। गवर्नमेंट इसलिए नहीं बनाई जाती है कि वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी गवर्नमेंट बनती है वो अपनी आइडियोलॉजी लेकर लोगों को तंग करना शुरू करे, ऑपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश करे, उसको गैग करने की कोशिश करे। और ऑपोजिशन जो है किसी भी डेमोक्रेसी में एक हॉल मार्क है, इट्स अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर अपोजिशन नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, सीधी सी बात है ये तो। क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर क्रिटिसिज्म नहीं है तो वो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती है, वो एक डिक्टेटरशिप ही हो सकती है या कोई और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो सकता है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो हमने देखा कि ये सब बातें हमारे सिस्टम में जो है वो उछलना शुरू किया इन्होंने, इन बातों ने, और तेजी से ये फैली। और पिछले 11 साल से हमने देखा है कि हम किस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, हमारी पॉलिसीज क्या हैं, इंटरनेशनल हमारी विजन क्या है, डिप्लोमेटिक विजन हमारी क्या है, डोमेस्टिक विजन हमारी क्या है, इकोनॉमिक विजन हमारी क्या है। तो ये सब चीज़ों में हमारी जो है वो डिटीरेशन हुई है, हमने प्रोग्रेस नहीं किया है इन सब चीज़ों में। तो जो कॉमन मैन, जो आम आदमी का जो इशू है, आम आदमी का क्या इशू होता है? आम आदमी को जो है उसको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, आम आदमी को खाने के लिए चाहिए, आम आदमी को कपड़ा चाहिए, आम आदमी को अच्छी मेडिकल जो केयर होती है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, वो चाहिए। बच्चों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो गवर्नमेंट का काम है, उसको वो जनरेट करे। आम आदमी ये भी चाहता है कि जो मुल्क की दौलत है वो कुछ लोगों के हाथों में नहीं जाए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही चाहता है। आर्टिकल 39 है, वहाँ पे मिनॉरिटी जो लोग होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, वो सेफ्टी चाहती हैं कि उनके राइट्स को गार्ड किया जाए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, मिनॉरिटीज को, मिनॉरिटी क्लासेस को। कलर, क्रीड, रिलीजियन बेस के ऊपर आम आदमी चाहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। वी आर ए सेकुलर नेशन, हर एक को राइट है, हर रिलीजियन को राइट है अपनी बात कहने का, और हमारे रिलीजियंस जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोटेक्टेड भी हैं। आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। आम आदमी चाहता है कि जो कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इफेक्टिवली वो काम करे, निडर होके, इंडिपेंडेंटली वो काम करे, और जो डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो लीगल राइट्स हैं, उनकी जो है वो रेजोल्यूशन करें, उनकी एनफोर्समेंट करें। अगर गवर्नमेंट जो स्टेट है अगर उनका वो हनन करती है तो ये जुडिशियल सिस्टम जो है वो उनके रेस्क्यू पे आए और इंडिपेंडेंटली आए। क्योंकि अगर हमारे जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता है। लोगों को कौन प्रोटेक्ट करेगा? क्योंकि जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो ये जो है राइट टू लाइफ जो है, जिसमें मैंने आपको ये सारा कुछ बताया है, ये उसी में आता है। लोग चाहते हैं कि उनके जो ट्रायल्स हैं, जो वो लोग जेलों में सड़ते ना रहें बिना ट्रायल के। और
आर्टिकल 21 जो है हमें राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है उसका फंडामेंटल राइट उसका हमें वो गारंटी करता है। लेकिन हमने देखा है कि इसके बावजूद जो है हमारी कोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन फेल हुई हैं, एब्सोल्युटली फेल हुई हैं स्पीडी ट्रायल यहाँ तक स्पीडी ट्रायल का यहाँ तक जो कंसेप्ट है उसमें हमारी कोर्ट्स जो हैं फेलियर हैं। हमने देखा है कि कैसे अंडर ट्रायल जो हैं दे आर विदाउट एनी ट्रायल दे आर लैंग्विश्ड इन जेल्स, बेल्स नहीं मिलती हैं उनको। जो बेल का कंसेप्ट है, डॉक्ट्रिन है जो बेल की जो प्रोपाउंड की है हमारे कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि बेल इज द राइट एंड जेल इज द एक्सेप्शन, उसकी आज क्या हालत है वो सब हम देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। गवर्नमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मकसद है वो मुल्क में पीस जो है उसको मेंटेन करना, उसको सस्टेन करके रखना। अपने वोट्स के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं करना जिससे पीस जो है कंट्री का वो डिस्टर्ब हो। वोट अगर आपने लेना भी है तो उसका क्राइटेरिया जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। लोगों के लिए आपने कितना काम किया, आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने कितना काम किया, ये लोगों पे रहने दीजिए, लोगों को असेस करने दीजिए। लोगों में कास्ट के बेस पे वोट को लेना, रिलीजियन बेस पे वोट को लेना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परमिट नहीं करता है। हम जो वोटर्स हैं हम रिप्रेजेंटेटिव इसलिए भेजते हैं कि वोट देके कि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। और हमारे राइट्स क्या हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो राइट है हमारा वो राइट टू लाइफ है और हमारी फ्रीडम्स हैं, लिबर्टीज, पर्सनल लिबर्टी जो है। और आर्टिकल 19 में जो हमें फ्रीडम्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की हैं, फंडामेंटल फ्रीडम्स, उसकी प्रोटेक्शंस के लिए। और गवर्नमेंट को ये परस्यू करना कि आम आदमी के इश्यूज जो हैं उसको रिजॉल्व किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए। और अगर आप आम आदमी के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करोगे, बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी इन द गवर्नमेंट, तो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि सरवाइव करने के लिए इनकम जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम नेशन की वेल्थ कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में, कैपिटलिस्ट, सुपर कैपिटलिस्ट के हाथों में दे देंगे तो वो इसको इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो इसको होर्ड करेगा। वो टैक्स हेवन में पैसा रखेगा, सेफ हेवन्स जो बना रखी हैं,
बाहर के बैंकों में वो इसको नेशन की वेल्थ को होल्ड कर देगा, रख देगा। वो कंट्री के किसी काम के लिए नहीं वो होंगी। पैसा कंट्री का है लेकिन पड़ा कहीं है, और वही पैसा अगर इन्वेस्ट होगा कंट्री में तो कंट्री डेवलप करेगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कंसंट्रेशन जो है रिसोर्सेज की, मटेरियल रिसोर्सेज की, वो प्रोहिबिट करता है। उसकी परमिशन नहीं है। दीज थिंग्स आर इम्परमिसिबल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को ओवर रीच करके की जा रही हैं। तो ये बात जो है ये हमारे जो इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है उसको देखनी है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैक से बाहर तो नहीं जा रही एग्जीक्यूटिव जो है, जिससे जो है लार्जर स्केल के ऊपर लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये सब बातें जो हैं ये जुडिशरी ने देखनी है, क्योंकि अगर जुडिशरी भी ये बातें नहीं देखेगी तो लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। ये जुडिशरी को भी समझना है। दिस इज वाई देयर इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे मस्ट एक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज द बिगेस्ट लिटिगेंट टुडे। इसीलिए जुडिशरी जो है इसको इंडिपेंडेंटली जो है एक्ट करना है, वरना लोगों में फ्रस्ट्रेशन जो है उसकी डिग्री जो है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कि एग्जीक्यूटिव भी फ्रस्ट्रेट कर रही है और लेजिस्लेचर तो आप जानते ही आजकल कैसे फंक्शन कर रहा है। कोई डिबेट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो पब्लिक के इश्यूज जो हैं वो डिस्कस ही नहीं होते। इतना शोर, इतना शराबा वहाँ पे पड़ा रहता है। तो अगर जुडिशरी जो है वो भी अपने आप को होल्ड बैक करेगी तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो कॉमन मैन इश्यूज, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इशू है। खाने पीने वाली चीज़ें, पेट्रोल जो है, एलपीजी गैस जो है, ये आप देखो ऑलमोस्ट आम आदमी जिसकी कोई इनकम नहीं है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, काम नहीं है, वो कैसे इसको रिजॉल्व करेगा, इन इश्यूज को कैसे खाएगा वो, कैसे पिएगा वो। तो ये बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारे मुल्क में, हमारी स्टेट्स में, जिनको एड्रेस करना हमारी गवर्नमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है हमारी गवर्नमेंट की। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये किस लिए हैं? ये फंडामेंटल डायरेक्शंस है गवर्नमेंट को कि ये करना है आपने। लोगों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और अच्छे स्कूल्स, अच्छी फैसिलिटीज, क्लीन वाटर और टॉयलेट्स जो बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं कि 10 टॉयलेट बना दिए और करोड़ों लोग जो हैं वो ऐसा ही हैं। हमारी गवर्नमेंट खुद 80 करोड़ लोग जो हैं वो बताती है कि वो दे आर डिपेंडेंट ऑन 5 kg 10 kg राशन बैग्स। वो गैस कहाँ से लेते होंगे?
तेल कहाँ से लेते होंगे, घी कहाँ से लेते होंगे, तड़का कैसे लगाते होंगे सब्जियों को। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग आज देखिए, हम बिल्कुल ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड कर गए हैं। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट बढ़ेगा नहीं, हमारे जॉब्स की क्रिएशन जो है वो नहीं होगी। जॉब्स को आउटसोर्स कर दिया गया है, छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया गया है। लोग परेशान हैं। 6,000, 10,000, 20,000 की जॉब, पढ़े लिखे इतने, डिग्रियां ली हुई, PhDयां की हुई, लेकिन उनकी जॉब्स जो है वो जॉब्स उनके पास है ही नहीं है। मीगर सैलरीज के ऊपर जो लोग हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं हम, काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास सैलरीज जो है वो मीगर है, इनसफिशिएंट है। 20,000 रुपये में कैसे कोई फैमिली चलाएगा। परमानेंट जॉब्स जो है वो मार्केट में रहे नहीं, गवर्नमेंट में रहे नहीं। एक अगर कोई एडवर्टाइजमेंट होती है किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए, जॉब्स के लिए, लाखों हजारों लोग उसको फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं उन फॉर्म्स की, और फिर जब इंटरव्यू या रिटन टेस्ट की बारी आती है तो वो पेपर लीक हो जाता है और उनके पैसे धरे के धरे ही रह जाते हैं। तो इससे फ्रस्ट्रेशन जो है वो इकॉनमी में बढ़ती है, लोग परेशान होते हैं और लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और जब लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वो भड़कते हैं, वो अपने अच्छे ट्रैक से चलते चलते वो दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। Therefore, it is very important for the governments कि वो पब्लिक इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस करे, सीरियसली उसको एड्रेस करे, ताकि लोग परेशान ना हो, यूथ आपका परेशान ना हो। तो कुछ बनेगा, वरना कोई स्कोप नहीं है और हमें कोई पता नहीं है कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग सिस्टम को होल्ड कर रहे हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो आज MLA बन गए हैं, MP बन गए हैं, उनकी पार्टीज ने गवर्नमेंट मेजॉरिटी में बना ली है, वो अपनी इंजॉयमेंट को छोड़ दें, वो फॉल्स हुड से बाहर आ जाएं। वो इट इज नॉट लाइकली टू वर्क नाउ। Come out of your falsities and turn towards your voter. उसकी विल को देखो, आप उसकी विल को रिप्रेजेंट करो, उसकी क्या जरूरत है। नहीं तो एक टाइम आएगा कि आपको कोई भी वोट नहीं देगा और काले चश्मे जो आप, अरे बैन के काले चश्मे, महंगे महंगे काले चश्मे लगा के जो घूमते हो आप सिक्योरिटी के साथ, ये आपको नहीं मिलेगी फिर। यू हैव टू टर्न टुवर्ड्स योर वोटर, यू हैव टू शो solidarity to your voter, you have to look into their issues very seriously, you have to address their issues.
only then you are a real representative. Therefore, come out of this falsity now. This falsehood will not do in future now. I tell you, people are very much frustrated. Common man is frustrated. On one hand, these people are enjoying, their families are enjoying, their children are enjoying, and on the other hand, millions and millions of people are poverty stricken. They have no food to eat. They have no place to live. They have no clothing. They have no medical care, access to medical care. And on their behest, on the strength of their vote, you people are enjoying the wealth of the nation and overlooking, ignoring your voter. What sort of politician you are? So come out of this falsehood exhibition. Attend your voter, attend your constituency. Look to their needs. तो मैं इस पे बात करना चाहता था आज कॉमन मैन के इश्यूज के ऊपर। तो ये मेरे परसेप्शन है और मैं फिर सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अपने संविधान की नॉलेज रखिए, ज्ञान रखिए अपनी संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज योर लाइफ लाइन। इसकी नॉलेज ही आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपके रिप्रेजेंटेटिव को अलर्ट करेगी। I hope you will understand my perception. Thank you very much.